हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। और डेमोक्रेसी के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले समझेंगे डेमोक्रेसी क्या है, फिर इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है वो समझेंगे, और आगे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, इलेक्शन जो होता है वो हमारे यहाँ पे कैसे होता है, और किस किस को वोटिंग करने का हक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, हमारे कंट्री में किन लोगों को वोट करने का हक है, और अगर कोई वोट करने जा रहा है तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको कौन कौन सी बातों का नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करती है, अगर अनफेयर मेथड्स अपनाती है तो वो कौन कौन सी अनफेयर मेथड्स होती है जिसको अपनाकर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतना चाहती है। फिर हम बात करेंगे कि हमारे देश में गवर्नमेंट कैसे बनती है, किस तरह से मेजॉरिटी अपना गवर्नमेंट बनाती है, और अगर कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं आती तो वो कैसे कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है वो भी हम इसमें देखेंगे। और ऑपोजिशन क्या करता है, उसका रोल क्या होता है वो देखेंगे। फिर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स क्या होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे ना एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए उस देश के अंदर वो देखेंगे। और आपको बता दूं, ये जो है टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पब्लिक ओपिनियन क्या होता है ना, आम जनता की राय वो कैसे बनती है, क्या होना चाहिए, सिटीजन्स कैसे होने चाहिए, सिटीजन्स डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, ये सब भी देखेंगे। फिर पब्लिक ओपिनियन आखिर बनता कैसे है, फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, आम जनता क्या हर जगह पे देखने जाती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किसने क्या किया, नहीं, बट हमें न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, रेडियो से, सिनेमा से, इन सब से जानने को मिलता है। प्लस हमें हमारा रिलीजियन, स्कूल, कॉलेजेस, ये लोग भी बताते हैं कि भाई क्या क्या है जो इस दुनिया में जानने लायक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, वॉलेंट्री एसोसिएशंस क्या होते हैं, ये बात करेंगे। फिर अगर हमारे देश में किसी भी इशू को लेकर कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने के लिए क्या मेथड है वो, और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं हमारे देश में जो अभी भी सुधरे नहीं है, मतलब जिनका अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। और बात करेंगे अलग अलग कंट्री, अलग अलग जो राज्य है उनके बीच में कौन कौन से डिस्प्यूट चल रहे हैं। फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होती है वो बात करेंगे। जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है वो वाटर डिस्प्यूट किस वजह से चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा, दो तीन राज्यों के बीच में जो पानी का डिस्प्यूट है वो। फिर माइनॉरिटीज हमारे देश में क्या होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी में उनको कैसे देखा जाता है। प्लस लास्ट में हम लोग ये जो क्वेश्चंस है बेटा, यहाँ पे जो लास्ट में एमसीक्यूज है वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप लास्ट में एमसीक्यूज भी ट्राई कर सको। प्लस चैप्टर के बीच बीच में जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वहां से भी बताऊंगा कि भाई यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है तो ये टिक कर लीजिए। ऑलराइट, तो आपकी नोटबुक और पेन लेके बैठिए साथ में, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन अर्लियर टाइम्स किंग्स एंड एम्परर्स रूल्ड ओवर द मासेस, दे मेड लॉज एंड इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस। देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना मासेस, मासेस का मतलब होता है आम जनता। तो पहले के टाइम पे ना आपको पता था कि राजा महाराजाओं का टाइम था, तो उस टाइम पे ये लोग आम जनता पे अपना हुक्म चलाते थे और अपनी मर्जी के हिसाब से लोग कानून बनाते, टैक्स लाते, ठीक है। अगर उनको लगता कि टैक्स बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, ठीक है। दस गवर्नेंस वॉज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन एंड द पीपल हैड नो से इन इट, मतलब जो राज्य को चलाने का तरीका है पूरा उसको गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस जो होता है वो उस टाइम पे एक इंसान के हाथ में होता और आम जनता उसमें कुछ भी बोल नहीं सकती थी, हैड नो से इन इट। द वेलफेयर ऑफ द पीपल डिपेंडेड ऑन द पर्सनल कैरेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ द रूलर। बेटा कई लोगों को लगेगा ये वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर मतलब जो भी पब्लिक की भलाई है वो किस पे डिपेंड करती थी, वो डिपेंड करती थी कि भाई आपका राजा कैसा है, आपके राजा का पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, उसके अंदर क्या एबिलिटीज हैं वो। इफ द किंग वॉज गुड एंड जस्ट द पीपल वर हैप्पी एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर राजा अच्छा है, न्याय करता है, ठीक है, अच्छी एबिलिटी है उसके अंदर, तो उसकी जो जनता होगी वो भी खुश रहेगी और वो लोग शांति से एक अच्छी लाइफ जिएंगे, कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर राजा क्रूअल है तो आम जनता उसके हाथों सफर करती, मतलब उस पर अत्याचार होता। आगे देखते हैं बच्चों, डेमोक्रेसी।
Many countries have democratic governments now. Democracy means government by the people. तो ये टिक कर सकते हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अगर आपको 3-4 वर्ड में लिखना है तो गवर्नमेंट बाय द पीपल। द पीपल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्निंग ऑफ द कंट्री। दे डू दिस बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेसी। तो अगर आपको बताना हो कि भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है आखिर, उसको थोड़े से ही आंसर इन 2 सेंटेंसेस उसमें अगर एक्सप्लेन करना है कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, 2-3 सेंटेंस लिख के बताओ, तो आपको ये इतना लिखना होगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है। यहाँ पे जो सरकार बनती है ना, वो लोगों के द्वारा बनती है, और यहाँ पे जो आम जनता होती है उनको देश को चलाने में पार्टिसिपेट करने का उनका हक होता है। ठीक है, और ये लोग देश को चलाने में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, ये लोग इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। आप बोलोगे सर रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब क्या? रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब नेता लोग, है ना, वो नेता जिनको आम जनता वोट करके चूज करती है, तो वो हो गए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। शुद्ध हिंदी में बोले तो प्रतिनिधि, है ना। और जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होते हैं उस कंट्री के, उनको वोट करने का हक होता है। तो इसी को आप कहो कि भाई डेमोक्रेसी है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा। अब सिटीजन्स का इसमें क्या रोल होता है उसके बारे में आने वाला है। द रोल ऑफ सिटीजन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। द सिटीजन्स हैव टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज। देखो सिटीजन्स का इसमें क्या काम होगा उसके बारे में अगर पूछा गया तो कि भाई सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, तो सिटीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिटीजन्स को पता होना चाहिए। अवेयर होना मतलब क्या, कि आपको पता होना चाहिए, इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि आपके हक क्या है, आपके राइट्स क्या है, और आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। ओके, दे मस्ट हैव द कैपेबिलिटी एंड द सिंसियरिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब वोटर्स में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उतनी सोच समझ होनी चाहिए, प्लस वो उतने सिंसियर होने चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन में इलेक्ट कर सके। दे शुड बी एबल टू, दे शुड बी, यहां पे देखो वोटर्स के बारे में बात हो रही है बेटा, राइट, सिटीजन्स के बारे में बात हो रही है कि भाई यहां पे ना, अच्छा क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन बन सकता है ना यहाँ पे, तो मैं लिख दूं द रोल ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। क्या हो सकता है उसको एक्सप्लेन करो, तो आप ये सब लिखोगे आंसर में। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। सो दे शुड बी एबल टू, अभी भी ये आंसर फिनिश नहीं हुआ। दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द गवर्नमेंट इज टेकिंग द राइट स्टेप्स regarding their welfare. For this reason, it is important to acquire knowledge about current events and policy making through newspapers, radio and television as well as public meetings. तो ये सब पूरा जो है बेटा वो एक आइडियल सिटीजन, एक अच्छे सिटीजन की ये सारी ड्यूटीज है कि अच्छा सिटीजन क्या करता है डेमोक्रेसी में, वो तो उसके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। तो पहले आप लिख सकते हो कि भाई सिटीजन ना, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि उनके अंदर कैपेबिलिटी और सिंसियरिटी होनी चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। फिर थर्ड पॉइंट आप लिखोगे दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, उनके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट क्या राइट स्टेप्स ले रही है उनकी भलाई के लिए। वेलफेयर मतलब क्या, उनकी भलाई के लिए क्या गवर्नमेंट राइट स्टेप्स ले रही है, उनको दिखना चाहिए। अब ये सब उनको पता कैसे चलेगा, इसी वजह से उनको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा कि भाई देश में करंट इवेंट्स क्या हो रही हैं, अभी अभी कौन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं, फिर हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी पॉलिसी बना रही है, कौन कौन सी स्कीम ला रही है, कौन से लॉज बना रही है। कैसे पता चलेगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब, या तो फिर टेलीविजन में न्यूज चैनल में देखोगे तब, ठीक है, आप इंटरनेट पे पढ़ोगे, आप यूट्यूब पे देखोगे, या फिर आप पब्लिक मीटिंग्स में खुद जाओगे तब। ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है कि हमें पता कहां से चलता है, हमें पता चलता है सोशल मीडिया से, है ना। आजकल सबसे पावरफुल ये है, सोशल मीडिया से पता चलता है, और उसमें भी यूट्यूब है, ठीक है, फिर कई लोग इंस्टाग्राम में भी छोटी मोटी रील्स में देखते हैं, फिर जो आपको अलग अलग न्यूज चैनल्स होती है वहां से आपको पता चलता है। अब कोई लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे यंगस्टर्स तो नहीं पढ़ते, लेकिन बाकी लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां से पता चलता है। तो इन सब जगहों से और वेबसाइट्स में से पता चलता है ना, वेबसाइट्स में से कई बार लिखा होता है, पता चलता है। तो इन सब जगहों से पता चलता है कि भाई सिटीजन को, कि भाई उसे क्या करना है, उसके पास नॉलेज मिल जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कहाँ से नॉलेज मिलेगा, है ना।
व्हाट शुड अ सिटीजन डू टू एक्वायर नॉलेज अबाउट करंट इवेंट्स एंड पॉलिसी मेकिंग? कहां से उसको मिलेगा? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक मीटिंग्स। फिर डेमोक्रेसी के बारे में आगे और भी लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। मतलब अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि सारे सिटीजन को ये हक होना चाहिए, वो फ्री होने चाहिए कि भाई अपने हिसाब से वो बता सके, अपने राय, अपनी अपने अपनी विचारधारा, अपने थॉट्स वो बता सके कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनको क्या फील होता है, तो वो बता सके सब कुछ। अगर गवर्नमेंट के बारे में उनको क्या अच्छा लगता है वो भी बता सकते हैं, क्या उनको गलत लगता है वो भी बता सकते हैं। तो दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, दे कैन क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की अगर बुराई करना चाहे तो वो भी कर सके, और गवर्नमेंट से अगर सवाल करना चाहते हैं, भाई ये आपने कैसे किया, ये आपने क्यों किया, तो वो करने का उनको हक हो, इफ दे फील दैट इट इज नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। तो कोई भी सिटीजन ये कब करेगा? जब उसको लगेगा ना यार गवर्नमेंट ठीक से कुछ काम नहीं कर रही है ना, तब वो क्रिटिसाइज करेंगे, तब वो क्वेश्चन करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि देखो एक आम सिटीजन का कितना बड़ा रोल होता है। They can also oppose its policies without resorting to violence or breaking the law. तो मान लो सरकार कोई पॉलिसी नहीं लेके आती है, कोई नया लॉ लेके आती है, और सिटीजन को लगता है यार ये ठीक नहीं है, तो उसको वो अपोज कर सकते हैं, शांतिपूर्वक अपोज कर सकते हैं, किसी तरह का वायलेंस किए बिना या फिर कानून को अपने हाथ में लिए बिना उसको वो अपोज कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये तो गलत होगा ना कि भाई इसी के नाम पे आप स्कूल बस जला दो, सरकारी बस जला दो, व्हीकल्स जला दो, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ, ये सब तो गलत है। तो प्रोटेस्ट करो लेकिन शांति से, ऐसा। द गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो भी इसमें दिखाया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के लिए, तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंसिडर द व्यूज ऑफ द पीपल एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब गवर्नमेंट से इतना एक्सपेक्ट तो इंसान कर ही सकता है भाई कि वो लोग ना आम जनता की बात को सुनेंगे, उसको समझने का ट्राई करेंगे और उनकी भलाई के लिए कोई ना कोई काम करेंगे, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑल्सो। अब सिटीजन्स को ये तो हक है भाई कि वो सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता है, ये बनाया पॉलिसी वो नहीं ठीक लगता मुझे, ये नहीं ठीक लगता, वो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिटीजन्स का भी अपना एक कर्तव्य है, उनकी भी अपनी कुछ ड्यूटीज है जो उनको करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है सिटीजन की? वोटिंग इज द राइट एज वेल एज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। तो आपको यहां पे एक एमसीक्यू वाला 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, कि ऐसा क्या है जो सिटीजन का राइट भी है और ड्यूटी भी है डेमोक्रेसी में। तो वो आप लिखोगे वोटिंग इज द राइट एज वेल एज ड्यूटी। तो वोटिंग राइट भी है उनका और ड्यूटी भी है। ही और शी मस्ट वोट राइजिंग अबव पर्सनल गेन्स एंड चूज द बेस्ट कैंडिडेट। तो कोई भी एडल्ट सिटीजन है, उसको चाहे कुछ भी लगता हो यार कि भाई मेरा इसमें ये नुकसान है या फिर ये है, तो भी वो इन सबको छोड़ के, अपने पर्सनल फायदों को छोड़ के वो ये देखे कि भाई इन सब में से जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनको कैंडिडेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स में से मुझे बेस्ट कौन लगता है मैं उसको वोट करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। इंडिया फॉलोज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इंडिया कौन सा सिस्टम फॉलो करती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है ना कि एक्सप्लेन व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आप यहां से लिखोगे, आंसर आपका यहां से होगा, दिस मीन्स दैट द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन द गवर्नमेंट फॉर देम। अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वर्क्स इन अ पर्टिकुलर वे। तो मैं इसको जरा अलग कलर से लिख दूं, यहां से आपको आंसर लिखना होगा अपना, कि भाई जो आम जनता है ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है ताकि वही लोग आगे जाके उनके लिए, उनके तरफ से सरकार को चलाएं, टू रन द गवर्नमेंट फॉर देम। जब आम जनता वोट करके अपने नेताओं को चुनेगी तो वही नेता आगे जाके गवर्नमेंट बनाएंगे और देश को चलाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना एक पर्टिकुलर वे में काम करती है। कैसे काम करती है देखो, अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने को बोला गया 3 मार्क का, 4 मार्क का, तो आप ये आगे लिखते जाओगे। कहां से लिखोगे?
और आगे कंटिन्यू कहां से करोगे? पीपल फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स. दीज पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स. During the campaign before an election, the candidates announce the programs and policies that party will undertake if voted to power. This is known as party manifesto. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज पार्टी मैनिफेस्टो. चलो तो यहां से टिक कर लो, यहां से लेकर ये ड्यूरिंग से लेकर यहां तक कि भाई व्हाट इज पार्टी मैनिफेस्टो. ओके, अब पूरा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. देखो यहां से, दिस मीन्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आम जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है ताकि वही लोग आगे जाके देश के लिए सरकार चलाएं, उनके लिए सरकार चलाएं. और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, अगर वो आपको पूछा जाए तो आप यहां से लिखेंगे पीपल फॉर्म. आम जनता जो है ना, वो उसी में से कुछ लोग होते हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं अपने व्यूज के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कि उनको क्या चाहिए, उनको इस देश में क्या बदलाव लाना है, क्या चाहिए समाज में, उसके बेस पे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं. अब ये पार्टीज ना, जब इलेक्शन होगा तो ये पार्टीज अपने तरफ से कुछ कैंडिडेट्स चूज करेगी भाई कि हमारे तरफ से ना इस इलाके में लड़ने के लिए ये वाला कैंडिडेट है, इस इलाके में लड़ने के लिए ये कैंडिडेट है, ऐसे. ठीक है, तो इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स को खड़ा होना पड़ेगा तो पहले तो पार्टी अपनी तरफ से कैंडिडेट को भेजेगी ना कि भाई यहाँ पे हमारा कैंडिडेट ये वाला लड़ेगा, फिर इस वाले इलाके में हम लोग इस कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं, ऐसा. अब इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है कि सब कैंडिडेट ना अपने अपने तरफ से प्रोग्राम्स अनाउंस करते हैं कि भाई हमारी पार्टी क्या करने वाली है और हमारी पार्टी कौन कौन सी पॉलिसी लाएगी अगर आप हमें वोट करते हो. तो अगर आप इलेक्शन के टाइम पे हमें वोट करते हो और हमें पावर में लाते हो, पावर में लाना मतलब क्या, हम इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो हम पावर में आ जाएंगे. तो अगर आप हमारी पार्टी को इलेक्शन में जितवा देते हो वोट करके, तो हम लोग कौन कौन से प्रोग्राम और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे वो, और ये सब जिसमें लिखा होता है ना उसको बोलते हैं पार्टी मैनिफेस्टो. तो पार्टी मैनिफेस्टो एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये सब लिखा होता है कि भाई हमारी पार्टी ना अगर इलेक्शन जीत गई तो हम लोग ये सारे प्रोग्राम लाने वाले हैं, ये पॉलिसी लाएंगे, ये योजना लाएंगे, ये नियम लाएंगे, ऐसा. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा. People who do not wish to join any political party contest elections as independent candidate. अब देखो कुछ लोग होंगे ना, कहेंगे मैं तो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, मैं बट फिर भी मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है. तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग किसी पार्टी के नहीं होंगे तो उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. क्या बोलेंगे बेटा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होगा, यहाँ पे मान लो कोई दूसरी पार्टी है XYZ, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे एक पार्टी है ABC, उसका रिप्रेजेंटेटिव है. तो ये जो होगा इसका सिर्फ नाम होगा, है ना, क्योंकि इसकी तो कोई पार्टी है नहीं, तो ये अकेला कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पार्टी का नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. ये तो हमें पता ही है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ना पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. The members of political parties keep the people informed about important issues by holding public meetings. Thus, political parties help people to know what they should expect and in turn shape public opinion. तो यहाँ पे आपको छोटा सा बताया गया कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है ना, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज आम जनता को इन्फॉर्म्ड रखती है. बाय होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिकली मीटिंग्स करती रहती है, उसमें उनका जो कोई कैंडिडेट होगा या फिर कोई स्पोक्स पर्सन होगा ना जो बोलने वाला है उसमें से, तो वो आम जनता के सामने अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग टॉपिक पे बोलेगा और कहेगा देखो हमारे देश में ये प्रॉब्लम है और इस देश में ये सब हुआ है क्या, ये खत्म हुआ है क्या, ये सब क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, देखो वहां पे क्या हुआ. इस तरह से अलग अलग पब्लिक मीटिंग्स में जो पार्टी के लोग होते हैं जो पावर में नहीं है ना, जो पावर में नहीं है, वो इस तरह से अपनी बात को आम जनता के सामने रखते हैं, न्यूज़ चैनल में रखते हैं, न्यूज़ चैनल में जाते हैं, डिबेट करते हैं, वहां पे रखते हैं. तो इससे क्या होता है कि आम जनता को भी इनके बारे में नॉलेज मिल जाता है. क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग जैसे बच्चों आप लोग स्कूल जाओगे, फिर ट्यूशन जाओगे, फिर होमवर्क करोगे, खेलोगे, सो जाओगे, है ना, टीवी देखोगे, मोबाइल पे गेम खेलोगे. तो वैसे ही बड़े लोग हैं जो जॉब पे जाएंगे या फिर अपना बिजनेस करेंगे, वो भी अपना घर का काम वाम करेंगे, फिर तो इतना सारा उनके पास में टाइम है नहीं कि वो एक्चुअली जाके देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है.
इसीलिए हम लोग अलग अलग न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, वीडियोस, इन सब से हम लोग समझते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो इस तरह से ना पॉलिटिकल पार्टीज जो है जब वो पब्लिक मीटिंग्स करती है, अलग अलग इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कशन करती है, तो इससे आम जनता के माइंड में ना एक ओपिनियन फॉर्म होता है। आम जनता के माइंड में एक चीज फॉर्म होती है, नॉलेज मिलता है उनको, और उनको पता चलता है कि अच्छा ये वाली जो चीज है ना वो इस तरह से होनी चाहिए, या फिर ये जो चीज है वो अच्छी नहीं है, ये वाली अच्छी है, ऐसा। ओके, चलो आगे देखें बेटा। इलेक्शंस, किस तरह से इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे, वो पूछा जाए क्वेश्चन तो। Every 5 years, elections are held in our country for both the central and the state legislature. तो हमारे देश में ना हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन ना देखो दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, आपको यहाँ पे बता दूं। एक तो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होता है और एक स्टेट लेवल पे इलेक्शन होता है, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कई बार चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है, राइट। तो उसके इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा का इलेक्शन, राइट। विधानसभा के जो इलेक्शंस होंगे वो। और सेंट्रल लेवल पे जब इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन के रिजल्ट में लास्ट में हम प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि भाई एक है जो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, ऐसा। और इस इलेक्शन का नाम क्या होता है, जनरल इलेक्शन आप बोलते हो, जनरल इलेक्शन, या तो फिर लोकसभा के इलेक्शंस, राइट, लोकसभा इलेक्शंस। ऑलराइट, तो इस तरह से। और स्टेट के इलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शन होता है वो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। फिर दे आर हेल्ड इवन अर्लियर, तो क्या हर 5 साल में ही होगा, 5 साल के पहले नहीं हो सकता? पहले भी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो। गवर्नमेंट गिर जाना मतलब क्या वो एक पब्लिक है जो ठोकर खा? इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है उसको जो मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा था ना, मैक्सिमम सीट का सपोर्ट मिल रहा था, अगर वो चला गया, जितना गवर्नमेंट को बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए मिनिमम, वो सपोर्ट में से कोई लोग हट जाते हैं अगर, तो सरकार को अब जो जितना रिक्वायरमेंट थी, जितने सीट्स की रिक्वायरमेंट थी वो चली गई। मिनिमम मान लो सीट जो चाहिए, सपोज मिनिमम सीट चाहिए 120 सपोज, तो 120 सीट चाहिए, लेकिन 120 में से 2 या 4 लोगों ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने पार्टी बदल दी, तो ये जो मिनिमम वाली कंडीशन है वो तो चली गई ना फिर तो ये पार्टी गिर सकती है ना। मतलब ये गवर्नमेंट फिर फेल हो जाएगी, ऐसा। फिर से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। द पार्टीज पुट अप कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कमिटमेंट टू द पार्टी एंड डेडिकेशन टू सर्व द पीपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पार्टीज ना किस तरह से कैंडिडेट को चूज करती है, किस बेस पे कैंडिडेट को चूज करती है कि हमारे पार्टी की तरफ से ना ये वाला कैंडिडेट है जो अच्छा है, उसको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या लिखोगे कि उस कैंडिडेट की एबिलिटी कितनी है, वो अपनी पार्टी को लेकर कितना कमिटेड है, प्लस वो आम जनता की जो सेवा करना चाहता है उसमें कितना डेडिकेशन है। इन सब बातों को ध्यान में रख के एक पार्टी अपने कैंडिडेट को चूज करती है। आगे देखते हैं बेटा, राइट टू वोट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो वोट करने का हक है आखिर वो क्या होता है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है हमारी कंट्री में है, मतलब जितने भी एडल्ट सिटीजन है उन सबको वोट करने का हक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, दिस गिव्स एवरीवन हु इज 18 ईयर्स एंड अबव द राइट टू वोट। ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, है ना, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आपको वोट करने का हक है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के हिसाब से हम सभी को ये वाला जो राइट है, ये जो हक हमें मिला है ना, उसको बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए ध्यानपूर्वक। मतलब जब इलेक्शन आए तो हमें ध्यान से वोटिंग करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो वोट करने जाते ही नहीं है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा लेजी हों कि छोड़ो जान दो, कौन जाएगा यार, लाइन में कौन खड़ा रहेगा इतना, है ना। और बाकी लोग जो होते हैं हो सकता है उनको ये लगता होगा कि हमारा जो वोट है ना
हमारे वोट का कोई मीनिंग तो है नहीं, एक वोट से क्या भी हो जाएगा ऐसा, तो एक वोट से क्या बदल जाएगा, बिकॉज अदर्स आर इनडिफरेंट एंड फील दैट देयर वोट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, उनके एक वोट से ना कोई बदलाव नहीं आने वाला ऐसा, इसलिए वो लोग वोट देने जाएंगे नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल डू नॉट नो इनफ अबाउट द कैंडिडेट्स एंड कैन नॉट डिसाइड हु विल बी द राइट चॉइस। तो कई बार आम जनता को या फिर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई इसमें से ना बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है, मुझे नहीं पता, तो मुझे पता है नहीं तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो मैं वोट क्यों करूं ऐसा। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल आर नॉट अवेयर दैट एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू वोट इज वन ऑफ देयर प्राइम ड्यूटीज एज अ सिटीजन। सो अगर क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द प्राइम ड्यूटी एज अ सिटीजन, इट इज टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू वोट। तो ये भी बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आम जनता अगर आप हो, अगर आप आम नागरिक हैं, तो आपकी एक सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि आपको वोट देने जाना चाहिए। भले आप किसी को वोट ना दो, अगर मान लो कैंडिडेट्स हैं ए बी सी डी करके ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आपको लगता है यार ये चारों किसी पे विश्वास नहीं है, तो एक और ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटा, NOTA, आप वहां पे वोट दे दो। आप कहोगे सर ये नोटा क्या है, ये भी कोई कैंडिडेट होता है क्या? नहीं, उसका मतलब होता है नन ऑफ दी अबव, ऊपर वाले में से मैं किसी को वोट नहीं दे रहा, इसलिए मैंने ये नोटा चूज किया ऐसा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे बेटा। इफ दे डू नॉट इन्वॉल्व प्रोसेस अनसूटेबल पीपल आर लाइकली टू गेट इलेक्टेड, है ना। अगर आम जनता में इसी तरह से सब लोग सोचने लगे कि यार मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरे एक वोट से क्या होगा, तो हो सकता है कि एक ऐसा इंसान चूज किया जाए जो अनसूटेबल हो, है ना, जो उस पोस्ट के लायक ना हो। आगे देखते हैं अब वोटर्स की और क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देखो यहाँ पे वोटर्स की दिक्कत के बारे में बताया है, ऊपर कंफ्यूजन दिखाया कि भाई उनको क्या क्या, वो लोग क्या सोचते हैं, क्यों वोट करने नहीं जाते। तो अगर आपको अगर पूछा जाए कि वाई पीपल चूज नॉट टू वोट, तो आप ये सब लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक, सॉरी यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर ये मैनी पीपल से लेकर आप राइट चॉइस तक लिख सकते हो कि क्यों वो लोग वोट, क्यों कुछ लोग वोट देने नहीं जाते, है ना। अब आगे देखते हैं, एक और प्रॉब्लम है जो वोटर की होती है। वोटर ऑल्सो हैज द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू चूज बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब वोटर की एक और दिक्कत है, उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स में से चूज करना होता है। दिस इज द टाइम दैट अ सिटीजन सेंस ऑफ कमिटमेंट टू कंट्रीज वेलफेयर एक्वायर्स ग्रेट इंपॉर्टेंस। देखो यही एक टाइम होता है। अब जब अगर आपको सामने पता है कि आपको ना सामने 6 कैंडिडेट हैं, 6, अब 6 में से किसी एक को चूज करना होगा, तो ये भी बड़ी समस्या है। तो वो भी चूज करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि भाई मैं जानूं, मैं पहचानूं कि हमारे देश में जो एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए, उनके बारे में मुझे जानना चाहिए, और हमारे देश की भलाई किस चीज में है वो सब का पता आपको चलता है तब जब एक कैंडिडेट इसके बारे में टाइम निकालता है, रिसर्च करता है, अलग अलग जगह से पढ़ता है, समझता है कि देश की भलाई किस चीज में है और कौन से कैंडिडेट उस तरफ जा रहे हैं, कौन सी पार्टी उस तरफ काम करने वाली है, ऐसा उसको लगता है। तो वो सब तो बैठे बिठाए ज्ञान सारा नहीं मिल जाएगा ना, उसके लिए देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सब कुछ। इट इज एवरी वोटर्स ड्यूटी टू फाइंड आउट all about each candidate's record of achievement in public life, personal honesty and sense of service। तो अगर आम जनता सिलेक्ट करना ही चाहती है तो वो कैसे सिलेक्ट करेगी, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक वोटर को। तो एक वोटर की ड्यूटी है कि उसके इलाके में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं ना, उन सारे कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड चेक करे वो कि पब्लिक लाइफ में उन्होंने क्या अचीव किया है, उनकी पर्सनल ऑनेस्टी कितनी है, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, क्या काम करते हैं, है ना, और क्या वो लोग मुसीबत आने पे आम जनता के लिए कुछ काम करते हैं कभी, है ना, देश के लिए कोई काम करने की उनके अंदर भावना है। तो इन सब बातों को एक कैंडिडेट को चेक करना चाहिए। द वोटर शुड ऑल्सो बी वेल इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस पार्टीज।
तो एक वोटर को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अलग अलग जो पार्टी है, अलग अलग जो पार्टीज है, वो अपने कौन कौन से प्रोग्राम्स लाना चाहती है देश में अगर इलेक्शन में जीत गए तो, और उनका क्या मकसद है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस देश को लेकर, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। ईच वोट इज प्रेशियस एंड शुड बी कास्ट केयरफुली। हर एक वोट कीमती है, प्रेशियस है मतलब कीमती है, और इसीलिए हर वोट को जब आप वोट डालने जाते हो तो इट इज कॉल्ड कास्टिंग योर वोट। तो इसीलिए जब भी आप वोट डालने जाते हो तो बहुत ही ध्यान से वोट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। समटाइम्स कैंडिडेट्स मिसलेड वोटर्स बाय, अब देखो वोटर्स तो इतना सारा करेंगे लेकिन हर वोटर एक जैसा नहीं होगा ना, कोई भोले भाले वोटर होंगे तो वो तो किसी भी नेता की कोई भी बात में आ जाएंगे, कोई भी इमोशनल बात में आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो कैंडिडेट्स इस बात को जानते हैं कि ज्यादातर जो पब्लिक है ना वो इतना ज्यादा रिसर्च नहीं करने वाली, वो इतना ज्यादा चीजों के बारे में रिसर्च नहीं करेगी, ध्यान नहीं देगी। ओके, चलो देखते हैं आगे। समटाइम्स कैंडिडेट्स मिसलेड वोटर्स बाय यूजिंग अनफेयर मेथड्स टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट। तो कई बार ना कैंडिडेट्स लोग ऐसा करते हैं, अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं, चीटिंग करते हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। दे अपील टू कास्ट, रिलीजियस और रीजनल लॉयल्टीज इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग इश्यूज फेसिंग द कंट्री। अब ये लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी अनफेयर मेथड्स हैं, अगर वो पूछा जाए कि कौन कौन सी अनफेयर मेथड्स हैं तो आप यहां से लिखेंगे। ओके, यहां तक दे अपील से लेकर कंट्री तक। तो वो अपनी जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, और वो लोग अपने रीजनल लॉयल्टीज सामने से पूछते हैं कि भाई मैं इस इलाके का हूं, मैं भी इसी राज्य का हूं और तुम इसी राज्य के हो, तो मैं इसी राज्य में पला बड़ा हूं, ये हूं, है ना, हमें अपने राज्य को बचाना होगा, ऐसा वैसा, आपको अपने राज्य की तरफ ज्यादा ईमानदार रहना चाहिए। ये सब, इन सब के बारे में पब्लिक के माइंड में वो इमोशन पैदा करते हैं, जबकि जो देश में रियल इश्यूज है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। और होता क्या है ना कि आम जनता जो है, भोली भाली आम जनता, वो भी इन बातों में वो आ जाती है। दे गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड गिव दीज फैक्ट्स अनड्यू इंपॉर्टेंस। तो इन सभी जो फैक्ट है ना, ये कास्ट, रिलीजन, रीजनल, इन सब फैक्ट के बारे में ना आम जनता और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस फील करने लगती है कि यार हाँ ये सब तो जब बहुत जरूरी है। बट दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड हार्म्स द कंट्री बाय डिवाइडिंग द पीपल। बट ये जो है, इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है ना, ये एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है नहीं। और लास्ट में होगा क्या, इससे हमारे देश का ही नुकसान होगा, नुकसान, क्योंकि आम जनता जो है वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाती है। इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा, ये होता ही है। आम जनता जो है, एक ही सोसाइटी है, एक ही सोसाइटी या फिर एक ही गांव है, उसी के अंदर अलग अलग पार्टी को वोट करने के लिए अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। तो ये वाला जो ग्रुप होगा वो मान लो इसको वोट कर रहा है, ए को, दूसरा वाला जो ग्रुप है वो बी को वोट कर रहा है, तो इसके लोग एक साथ हो, ठीक है। तो पहले ये लोग आपस में आराम से बात करते थे, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे इन लोग के बीच में ही आर्ग्यूमेंट चालू हो जाएगा, ऐसा कि नहीं ये सही है, ये अच्छा है, नहीं वो बुरा है, ऐसा वैसा। तो जो लोग पहले दोस्त थे वो लोग आप एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं कई बार, है ना, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ये एक काम ऐसा होता है कि भाई इसमें लोग डिवाइड हो गए। अदर मेथड्स देखिए, अदर मेथड्स आर आल्सो यूज्ड टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। देखो ये वाली मेथड है, ये एक मेथड है कि भाई इससे वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है इन सब चीजों से, कास्ट, रिलीजन, रीजनल लॉयल्टी, इन सब से। दूसरी कौन सी मेथड है, फॉर इंस्टेंस दे आर ऑफर्ड कन्वेयंस टू बी टेकन टू द पोलिंग बूथ। ठीक है, कि भाई आपको वोट करने के लिए वहां पे जाना है, चलो मैं ले चलता हूं, आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, चलो आप लोग सब हमारी गाड़ी में बैठ जाइए और चलते हैं वहां पे वोट देने के लिए, ऐसा भी होता है। दे आर इवन गिवन फूड और मनी, वोट के बदले वो लोग उनको देते हैं भाई हम आपको ये खाना दे रहे हैं, है ना, इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमारी पार्टी को ही वोट करना, ऐसा। द यूज ऑफ सच मेथड्स इज अनफेयर एंड अगेंस्ट द लॉ। तो इस तरह की जो मेथड्स है ना, कि खाना दो, है ना, पैसे दे दो, उनको वहां से इधर लेके जाओ, तो ये सब जो है वो एक अनफेयर मेथड है, और ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता। वोटर्स हैव टू बी पॉलिटिकली अवेयर एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज ऑफर्स।
तो वोटर्स को ना चालाक होना चाहिए, होशियार होना चाहिए कि भाई इन सब बातों के बहलावे में वो लोग ना आ जाए। उनको पता होना चाहिए, पॉलिटिकली उनको पता होना चाहिए, और इन सब ऑफर्स से वो ललचा ना जाए, अपना मेन जो उनकी ड्यूटी है उसको भूल ना जाए वो। Political parties also resort to dishonest means to make candidates switch from one party to another after the elections. अब कई बार ना पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा भी करती है, डिसऑनेस्ट मीन्स मतलब कि ऐसे रास्ते, गलत रास्ते अपनाती है जिसमें इलेक्शन हो जाने के बाद ना वो कैंडिडेट्स एक पार्टी में से निकल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, किसी न किसी लालच में, किसी बहकावे में। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सक्सेसफुल कैंडिडेट to work for the welfare of the people of the constituency from where she or he has been elected. तो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का मतलब, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट की ड्यूटी क्या है? सबसे मेन ड्यूटी ये है कि उसे जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने चूज किया है तो उन लोगों की भलाई के लिए वो काम करे। ठीक है, सबसे बड़ी ड्यूटी वही तो है। द कैंडिडेट हु डिफेक्ट्स मीन्स shows or he is not sincere and is only working for his or her own interest and not of that of the public. यहां पे डिफेक्ट करने का मतलब क्या होता है? जो भी कैंडिडेट डिफेक्ट करता है ना, वो क्लियर दिखता है कि भाई वो सिंसियर नहीं था और वो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम कर रहा था, जबकि पब्लिक की भलाई के बारे में उसने ज्यादा सोचा नहीं था। तो यहां पे डिफेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि मान लो इलेक्शन लड़ते वक्त वो इस पार्टी में काम कर रहा था और इस पार्टी की तरफ से वो इलेक्शन लड़ रहा था, ठीक है, लेकिन इलेक्शन में जीतने के बाद वो स्विच कर देता है, वो मान लो इस पार्टी में आ जाता है, ठीक है। तो इसी का मतलब हुआ डिफेक्ट करना, डिफेक्ट। अब डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन क्या दिखाता है? आपने इस पार्टी में से चूज इलेक्शन में खड़े थे, बाद में जीत गए तो आप इस पार्टी में चले गए, है ना। तो ये दिखाता है कि भाई मोरल स्टैंडर्ड जो है ना, लोगों का जो मोरल स्टैंडर्ड है, मतलब जो सही गलत का फैसला लेना होता है ना, कि ये चीज सही है दुनिया में, ये चीज गलत है, तो वो मोरल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत छोटा है, काफी नीची कैटेगरी का है। हमारे पॉलिटिकल पार्टी में कई बार ऐसा देखा गया है। इसी रीजन से एक लॉ बनाया गया है, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था 1985 में, बैनिंग डिफेक्शंस को बैन कर दिया था 1985 में। मतलब आप इलेक्शन में जब लड़ रहे थे तो आप मान लो इस पार्टी में थे, ठीक है, और इलेक्शन जीतने के बाद आपने पार्टी चेंज कर दी, आप इसमें चले गए, तो वो करना गलत होगा और उसी पे बैन लगा दिया है 1985 में, ठीक है। हो सकता है जो अगर आपने ऐसा किया और इलेक्शन कमीशन को पता चल गया, इलेक्शन कमीशन होता है जो ये इलेक्शंस करवाता है, पता चल गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूव हो गया कि आपने ये जो किया है उसको डिफेक्शन ही बोलेंगे, तो हो सकता है जो सीट पे आप जीते हैं वो सीट भी चली जाए, है ना। तो ये सब हो सकता है। एज सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज अवर ड्यूटी टू गार्ड एंड अपहोल्ड द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और क्योंकि हम लोग इस डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है ना कि ये जो पूरा सिस्टम है ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, उसको हमें बचाना है। गार्ड करना मतलब क्या? बचाना है। अपहोल्ड करना मतलब क्या? उसको ठीक करके रखना है। वी मस्ट एंश्योर दैट आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑनेस्ट, सिंसियर एंड डेडिकेटेड पीपल who do not get influenced by narrow considerations of caste, religion और region। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को वोट करें जो लोग ऑनेस्ट हों, सिंसियर हों और डेडिकेटेड हों, जो फिर इन छोटी छोटी बातों में ना आ जाए, ये जो कास्ट है, रिलीजन है, रीजन है, इन सब बातों में ना उलझे। वी शुड ऑल्सो टेक अ कीन इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आवर कंट्री एंड एजुकेट अवर सेल्फ एंड अदर्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। इसीलिए ये हमारा हक है और हमारी ड्यूटी भी है कि हमें अपने देश की जो पॉलिटिकल लाइफ है ना, कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ या फिर उससे पहले से लेकर किस तरह से राजनीति में बदलाव आए हैं, कौन सी पार्टी जीती, कब क्या हुआ, किन पार्टी के कौन से प्रोग्राम की वजह से देश को फायदा हुआ, किस पार्टी के प्रोग्राम के कौन कौन से प्रोग्राम की वजह से कहाँ पे नुकसान हुआ, है ना। तो ये सबको जानने का और इन सब से नॉलेज इकट्ठा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सी चीज से हमारा देश चलता है, कैसे चलता है, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, वो सब।
आगे देखते हैं बेटा कि गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्शन मान लो हो गए, रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट में जो भी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिसकी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, वही वो इलेक्शन जीतेगी। तो वो इलेक्शन जीतने के बाद उसी को सरकार बनाने का हक होता है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ मान लो कि इलेक्शन का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट में क्लियर नहीं पता चला कि भाई ये लोग जीते हैं या ये लोग जीते हैं, किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मान लो ये ए और बी वाले हैं ना, वो आपस में मिल जाते हैं, वो कहते हैं चलो इलेक्शन तो हो गया, अब हम दोनों अगर एक साथ मिल जाएंगे ना तो हम लोग दोनों जन मिल के एक सरकार बना सकते हैं, हम लोग पावर में आ सकते हैं। तो मान लो ये लोग मिल गए और फिर ये लोग मिलके फिर इन्होंने सरकार बनाई, तो इस तरह की सरकार को बोलेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? कोलिशन गवर्नमेंट। तो चलो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। द पार्टी दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, जो भी लेजिस्लेचर में सबसे ज्यादा सीट्स मिलती है उसी को गवर्नमेंट बनाने का हक होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द मेजॉरिटी। आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है ना भाई कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो उसके बारे में आप एक लाइन में लिख सकते हो, इट मीन्स द रूल ऑफ द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का रूल। द गवर्नमेंट शुड रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, जो गवर्नमेंट है वो देश के या फिर उस राज्य के सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। मैनी टाइम्स वन सिंगल पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजॉरिटी, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्लियर मेजॉरिटी किसी को मिलती ही नहीं है, और ऐसे केस में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ पार्टीज कंबाइन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो कुछ पार्टीज होती है जो एक साथ मिल जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, ए और बी दोनों मिल गए और दोनों मिलके फिर उन्होंने सरकार बना ली, तो ऐसी सरकार को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ऑल्टरनेटिवली, या तो ऐसा भी हो सकता है, द पॉलिटिकल पार्टी विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स कैन फॉर्म द गवर्नमेंट इफ इट रिसीव्स द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो हो सकता है कि एक पार्टी ऐसी हो जो काफी पावरफुल हो लेकिन उसको मेजॉरिटी, तो उसको ना छोटी छोटी दूसरी जो पार्टीज है वो कहेगी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलेंगे चलो हम भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम ही पार्टी, तुम ही मेजॉरिटी बनाओ, अब मतलब तुम ही एक गवर्नमेंट बना दो, चलेगा, हमारा सपोर्ट है पूरा। तो ऐसा भी तो हो सकता है। आगे देखते हैं बेटा। अब ये जो ऑपोजिशन है वो क्या करेगा, मतलब जो पार्टीज इलेक्शन में जीती नहीं वो ऑपोजिशन कहलाती है, ठीक है। द पार्टीज दैट आर इन द माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपोजिशन, माइनॉरिटी ऑल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब इसका क्या रोल है, ऑपोजिशन का क्या रोल है, जो लोग माइनॉरिटी में है, जो लोग इलेक्शन जीते नहीं, उनका क्या रोल है। सो बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी आर मेंट टू कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये जो मेजॉरिटी वाले हैं और माइनॉरिटी वाले हैं, दोनों को मिलके काम करना चाहिए आम जनता के लिए। द मेजॉरिटी कैन नॉट इग्नोर द ओपिनियन ऑफ द माइनॉरिटी एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द माइनॉरिटी टू सपोर्ट मेजर्स एंड पॉलिसीज दैट विल बेनिफिट द कंट्री। देखो मेजॉरिटी जो है ना वो ऐसा नहीं कर सकती कि भाई माइनॉरिटी का कोई ओपिनियन है उसको हटा दिया, नहीं नहीं हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा। और माइनॉरिटी की ये ड्यूटी है कि जो भी सरकार बना रहा है उसके सरकार की पॉलिसी को वो सपोर्ट करे, जो भी वो लोग स्टेप्स ले रहे हैं, जो भी मेजर्स ले रहे हैं उसको सपोर्ट करे। जिन चीज़ों से आपको पता है कि भाई देश में डेवलपमेंट होगा, देश का भला होगा, तो अगर माइनॉरिटी को पता है यार मेजॉरिटी वाली पार्टी ये सब कर रही है तो उसको मैं सपोर्ट करूं, ठीक है। अब ये किताबी बात है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होता हो। आगे देखते हैं बेटा। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर सर्टेन कंडीशंस एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखो अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुली काम करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए उस देश के अंदर। एक तो अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, सिटीजन्स के अंदर इस बात का अवेयरनेस, इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए, उनके पास वो नॉलेज होना चाहिए, वो विचार, वो समझ होनी चाहिए देश को लेकर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो लोगों को उनके हक, ड्यूटीज, उनके कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए, दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। अगर पता ही नहीं होगा तो वो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे।
They should also they should also keep themselves informed about the functioning of the government. तो आम जनता को ये भी पता होना चाहिए भाई, वो लोगों को हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि भाई हमारी सरकार अभी क्या कर रही है, किस तरह से अभी सरकार काम कर रही है, वो पता होना चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब अगर इस तरह से आम जनता ध्यान रखेगी ना, तो इसका मतलब ये है कि भाई उस देश में ना पॉलिटिकल अवेयरनेस अच्छी है। तो ये एक कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए कि ये वाली एक कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा क्या, एनलाइटेंड एंड वाइज लीडरशिप। मतलब ऐसे नेता होने चाहिए जो एनलाइटेंड हो। असली में एनलाइटेंड मतलब वो नहीं कि वो स्पिरिचुअल ज्ञान मिल गया है, वैसा नहीं। एनलाइटेंड मतलब काफी सोच समझ है उनके अंदर, और उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है ना, काफी इंटेलिजेंट है, डिसीजन ठीक से ले पा रहे हैं। इट इज एज्यूम दैट एनलाइटेंड वोटर्स आर लेड बाय वाइज एंड एनलाइटेंड लीडरशिप। तो एनलाइटेंड वोटर्स जो होंगे, जो सोच में समझदार वोटर्स होंगे, उनको कौन लीड कर सकता है? ऐसा ही इंसान जो खुद वाइज हो, जो खुद समझदार हो, जिसको काफी नॉलेज हो चीजों का, एनलाइटेंड लीडरशिप हो। साउंड पब्लिक ओपिनियन, ये भी होना चाहिए। A democratic government is based on public opinion. If sound public opinion is formulated and properly expressed, the government cannot ignore or harm the rights of the people. तो पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि आपको ना किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पता है और आप उस नॉलेज के बेस पे ये समझते हो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। जब आपको पता चल जाता है ना किसी इशू के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, देश में कोई मैटर चल रहा है, उसके बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करते हो और आप अपने तरफ से ये समझ जाते हो कि हाँ ये सही है या ये गलत है, तो आपने अपने माइंड में एक ओपिनियन फिक्स कर लिया, उसको बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन। ओके, इट मे नॉट बी द ओपिनियन ऑफ ऑल द पीपल, इट मे जनरली बी द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हो सकता है वो हर इंसान की राय वैसी ना हो। ओपिनियन का मतलब होता है राय, किसी चीज को लेकर आपकी क्या राय है वो। तो हो सकता है जो आपकी राय हो वो सबकी राय ना हो, है ना, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों की जो राय होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, देश के ज्यादातर लोग जो होते हैं वो एक जैसा कुछ सोच रहे हैं, है ना। और बाकी क्या लोग बचे, जो बाकी लोग उनके अगेंस्ट है, वो लोग कहलाते हैं माइनॉरिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई माइनॉरिटी जो है ना, वो लोग भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और हो सकता है उनका जो ओपिनियन है वो भी पूरे समाज के भले में हो, है ना, पूरे समाज के भलाई के बारे में हो। सो एट टाइम्स इवन अ माइनॉरिटी में एक्सप्रेस एन ओपिनियन विच मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। आगे देखते हैं, टॉलरेंस। टॉलरेंस वाली क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब क्या कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन बाय द मेजॉरिटी। आपको पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इलेक्शन में कैसे जीतती है, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द जनता ने उसको चूज किया होता है ना, तभी तो वो जीतती है। तो मेजॉरिटी की वजह से ही वो देश चलाती है। बट द माइनॉरिटी मस्ट बी अलाउड टू हैव इट्स से। मतलब जो माइनॉरिटी में लोग हैं ना, उन लोग को भी अपनी अपनी बात बोलने का हक होना चाहिए, उनको भी आप अपनी बात बोलने का टाइम दो। एन इनटॉलरेंट मेजॉरिटी कैन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लिबर्टी इक्वालिटी। अगर एक इनटॉलरेंट मेजॉरिटी है, मतलब एक ऐसी मेजॉरिटी है, एक ऐसी जनता है या फिर एक ऐसी मेजॉरिटी पार्टी है जो अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकती, मान लो, ठीक है, या फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो उससे क्या होगा कि उससे जो देश है ना, देश में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा, जो कि लिबर्टी और इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। It is essential that the majority has the freedom to rule and minority has the freedom to express its opinion. अब देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि भाई मेजॉरिटी है ना वो रूल करेगी, उसको वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि भाई वो रूल करे, और माइनॉरिटी को भी ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, अपनी राय रख सके बिना किसी खौफ के, है ना। डिसिप्लिन सिटीजन्स होने चाहिए। तो सिटीजन शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। They should have the ability to give up self-interest for the welfare of the country, of the society. तो सोसाइटी के भले के लिए वो लोग अपने खुद का जो स्वार्थ है वो स्वार्थ त्याग दें, वो स्वार्थ गिव अप कर दें
ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए सिटीजन्स की। Citizens should have the ability to accept the view of the majority even if they disagree। तो सिटीजन्स जो होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोग ना मेजॉरिटी के व्यू को एक्सेप्ट करें, कि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं उसको वो एक्सेप्ट करें, भले ही वो उसको डिसएग्री करती कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी हाँ मान लें कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा मानते हो तो ठीक है, ओके। भले ही आप जानते हो कि मैं नहीं, मेरा मानना ये है, मेरा मानना है कि सरकार इस तरह से काम करनी चाहिए, आपका मानना है कि इस तरह से काम करनी चाहिए, ज्यादातर लोग इसी चीज को चूज कर रहे हैं तो ठीक है, बट मैं अंदर ही अंदर डिसएग्री तो हूं, ठीक है। ऐसा डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल पार्टीज ना डिसिप्लिन होनी चाहिए, दे शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड। अगर इलेक्शंस स्मूथली, किसी देश में इलेक्शन स्मूथली चल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो सरकार होगी वो भी स्मूथली काम करेगी, अच्छे से काम कर पाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करनी चाहिए, देश की भलाई किस चीज में है उसको वो प्रमोट करनी चाहिए कि हाँ भाई इसी चीज में हम लोग काम करेंगे। दे मस्ट नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन पैरोकियल और कम्युनल कंसिडरेशंस। बच्चों ये देख लेते हैं पैरोकियल क्या होता है। ओके बच्चों, सो देखते हैं पैरोकियल पार्टी का मतलब क्या हो। अगर कोई पार्टी पैरोकियल पार्टी है तो उसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ अपने लोकल या रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। अब ये पार्टीज नेशनल लेवल के इश्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं करती, बल्कि सिर्फ अपने रीजन, कास्ट, रिलीजन या स्पेसिफिक ग्रुप के इश्यूज को उठाती है। अब इनका नजरिया लिमिटेड होता है और इन्हें ब्रॉडर नेशनल कंसर्न्स के ऊपर अपने स्पेसिफिक कम्युनिटी के फायदे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। मतलब देश का जो फायदा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको लगता है कि हमारे कम्युनिटी का फायदा किस चीज में है, हमारे लोगों का फायदा किस चीज में है ना। वैसा एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक पार्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के वेलफेयर पे फोकस करे और बाकी देश के बारे में इतना ना सोचे तो उसे पैरोकियल पार्टी कहा जा सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलो देखते हैं आगे। कम्युनल कंसिडरेशंस भी वही होगा, उसी का वही मतलब है बेटा। दे शुड नॉट एंकरेज कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड नैरो रीजनलिज्म। एक एक करके हर एक चीज को पहले समझते हैं कम्युनलिज्म क्या है, फिर कास्टिज्म क्या है। बच्चों ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, बट मैं चाहता हूं कि हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक की वर्ड के बारे में आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। खाली रटना नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है। चलो पहले समझते हैं कम्युनलिज्म क्या है वो। तो बच्चों अब समझते हैं कम्युनलिज्म क्या होता है। सो कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब लोग अपने रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड हो जाते हैं। मतलब लोग ना अपने रिलीजन को ही सब कुछ मानने लगते हैं और उसी के बेस पे डिवाइड हो जाते हैं कि भाई मेरा ये रिलीजन है तो मैं इस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, मेरा ये है तो मैं इस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, इस तरह से। सो रिलीजियस ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं और दूसरे रिलीजन के लोगों के खिलाफ उनके मन में नफरत हो जाती है, नाराजगी हो जाती है। और कम्युनलिज्म सोसाइटी में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस को बढ़ावा दे सकता है। मतलब अगर जब इस तरह की भावना आ जाती है ना, तो ये वाले धर्म वाले दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करेंगे और हो सकेगा तो फाइट भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा। अब एग्जाम्पल के तौर पे जब 1947 में भारत में पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हुए थे, तो वो एक कम्युनलिज्म का बड़ा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कास्टिज्म की। कास्टिज्म का मतलब होता है कि जब लोग अपनी कास्ट या अपनी जाति को सुपीरियर समझते हैं और अपने कास्ट के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई हमारे कास्ट हमारे जाति का है तो हमारी जाति तो सुपीरियर है, हमारी कास्ट सबसे ऊंची है, या फिर हमारी कास्ट ऊंची है, ये नीची वाली कास्ट वाले हैं, ऐसा। इस तरह से जब इंसान अपने आप को डिवाइड कर देता है ना, तो सबसे बड़ी गलती वही होती है। और कमाल की बात यह है बेटा कि जो लोग ये कास्ट देखकर ये सब कुछ करते हैं ना, उन लोग को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है ना, जब खून की जरूरत पड़ती है, तो ये लोग तब उस टाइम पे ये नहीं देखते कि ये खून किसका है, वो लोग सिर्फ ब्लड ग्रुप देखते हैं फिर, है ना गजब की बात। चलो, तो ये एक तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर जज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ रूरल एरियाज में हाई कास्ट लोगों का लोअर कास्ट लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब उनके साथ भेदभाव करना और उन्हें बेसिक राइट से वंचित रखना,
ये एक कास्टिज्म का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं नैरो रीजनलिज्म का मतलब क्या होगा। देखो, नैरो रीजनलिज्म तब होता है जब लोग अपने रीजन को पूरे देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। मतलब अगर कोई बोलेगा कि मैं तो इस इलाके का हूं, या फिर मैं इस स्टेट का हूं, या फिर मैं इस पूरे सिटी का हूं, मतलब ये हमारी सिटी है, तो जब वो अपनी सिटी को सबसे ऊपर समझते हैं और पूरे देश को वो लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, पूरे देश से भी ज्यादा वो अपने उसी इलाके को, अपनी सिटी को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और इसमें अपने रीजन के हित को सबसे पहले रखते हैं, और नेशनल यूनिटी, देश की एकता को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक स्टेट में दूसरे स्टेट से आए लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, जैसे महाराष्ट्र में कुछ पॉलिटिकल ग्रुप का नॉर्थ इंडियन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, तो ये एक नैरो रीजनलिज्म का एग्जाम्पल है। तो वहां पे क्या हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर ना नॉर्थ इंडियंस लोग बहुत सारे हैं जो वहां पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लोगों को लगा था कि यार ये लोग यूपी बिहार के लोग जो आए हैं वो लोग हमारी नौकरी ले रहे हैं, हमारा बिजनेस ले रहे हैं, है ना। तो अगर ये लोग यहाँ पे ना होते तो हमारे मराठी लोगों को नौकरी मिल जाती, बिजनेस अच्छा करना मिल जाता है ना, सब कुछ मिल जाता। तो ये यूपी वालों को भगाओ, बिहार वालों को भगाओ, इस तरह के प्रोटेस्ट पहले हुए थे। यही एक एग्जाम्पल है नैरो रीजनलिज्म का, ठीक है। इसमें इंसान ये नहीं सोचता कि यार ये लोग भी तो देश के नागरिक हैं, इनका भी तो हक है पूरे देश पे, राइट। चलो बात करते हैं आगे। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम नैरो कंसिडरेशंस ऑफ कास्ट, सब कास्ट, रीजन्स और लैंग्वेजेस। तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी तभी आएगी जब एक समाज इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। जो ये छोटी जो संकुचित सोच होती है अपनी जाति को लेकर, और जाति में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसको लेकर, अपने रीजन को लेकर, अपनी भाषा को लेकर जो पकड़े हुए बैठे होते हैं कि हमारा ही सब कुछ अच्छा है, ऐसा। और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड बी इक्वल पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो जो पूरा समाज है, उस पूरे समाज में जितने भी अलग अलग सेक्शंस हैं ना, वो सबके सब सेक्शंस इक्वल पार्टनर्स हैं, जिससे पूरे समाज का भला होता है। ये सबको समझना चाहिए। नन शुड बी डिनाइड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देयर शुड बी इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। किसी भी ग्रुप को आप हटा नहीं सकते यार कि इन ग्रुप को ना ये बेसिक चीजें मिलनी नहीं चाहिए। तो बच्चों अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। कैसे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है, उसमें बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। देयर आर मैनी एजेंसीज दैट हेल्प पीपल इन फॉर्मिंग देयर ओपिनियन ऑन एनी इशू और प्रॉब्लम। देखो, आपको ना आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर, जैसे मान लो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन, तो एजुकेशन को लेकर जो भी इंडिया में हो रहा है उसके बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? या तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, है ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, या तो आप न्यूज़ चैनल में देखते हो, वीडियो में देखते हो, है ना, या तो आप टीवी पे देखते हो कहीं पे, या तो फिर कहीं पब्लिक मीटिंग में आप जाते हो, वहां पे आप सुनते हो उसके बारे में। तो ऐसी अलग अलग चीजें हैं जिनके वजह से आपको पता चलता है कि भाई इंडिया में एजुकेशन का सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तो ये सारा जो नॉलेज आपको मिलता है उसके बेस पे आपको आपके माइंड में एक चीज पक्की हो जाती है कि अच्छा ठीक है, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अभी इंप्रूव हो रहा है। या फिर आप कहोगे अच्छा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अभी और नीचे जा रहा है, अच्छा ये सब करना चाहिए, ये वाली स्कीम आई है, ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, ओके। तो इन सब का जो नॉलेज आपको जब मिलता है ना, तब आपके माइंड में एक चीज फिक्स हो जाती है कि अच्छा हाँ, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा चल रहा है, नहीं तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है। या फिर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक नहीं है ना। तो ये एक आपका ओपिनियन हो गया, ये आपकी एक राय हो गई। और आपकी राय माइंड में कैसे डेवलप हुई? आपने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा, यूट्यूब में वीडियो देखा, न्यूज चैनल पे पढ़ा, न्यूज चैनल में देखा आपने, है ना, लोगों से बात की आपने। तो इन सब से आपके मन में एक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है कि भाई कोई चीज कैसी है। तो न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर्स तो आप समझते हैं, पीरियोडिकल्स मतलब क्या होता है कि वो मैगजीन्स, वो आर्टिकल्स, वो मैगजीन्स जो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 2 बार इस तरह से आते हैं, और इनसे ना आम जनता को नॉलेज मिलता है चीजों के बारे में, और उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस उनके अंदर आ जाती है।
तो ये सबसे इफेक्टिव मीन्स होते हैं पब्लिक ओपिनियन के। सबसे इफेक्टिव मीन्स अगर पूछा जाए कि विच आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो आप बोलोगे न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स। ऑल्सो जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं ना, also the opinions expressed by various individuals and organizations are published in newspapers and makes the government aware of them। तो क्या होता है कि लोग ना, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर बड़ी पोस्ट पे हैं, है ना, उनको काफ़ी नॉलेज है, या फिर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करती है न्यूज़पेपर्स में। तो इनसे गवर्नमेंट को पता चलता है कि अच्छा उनके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। These views help the government in formulating policies on important issues। इन सभी व्यूज को ध्यान में रख के ना गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसीज बना सकती है। इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में कोई नया कानून ला सकती है, कोई पॉलिसी बना सकती है, ऐसा। रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा। न्यूज़पेपर्स इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ ओनली द लिटरेट पीपल या फिर लिटरेट पब्लिक। देखो न्यूज़पेपर जो है वो कौन पढ़ेगा? जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग ना, जो लोग लिटरेट हैं। बाकी लोग का क्या? बाकी लोग जो बेचारे अनपढ़ हैं वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा देख के समझ सकते हैं ना कि क्या हो रहा है, क्या हमारे देश में सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, राइट। सो बट द रेडियो इज हर्ड इवन बाय द इलिटरेट इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो जो रेडियो है ना, रेडियो तो हमारे देश के हर कॉर्नर में, कोई भी अनपढ़ है वो भी उसको सुन सकता है, समझ सकता है। Television has now become so popular that people eagerly await the daily bulletins for the latest news। तो टेलीविजन भी बहुत पॉपुलर है, तो जो डेली न्यूज आती है उसके लिए भी लोग काफी इंतजार करते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी से इंतजार करते हैं कि आज न्यूज में क्या आएगा, है ना। स्पोकन न्यूज हैज अ मोर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पीपल। इवन डिस्कशंस एंड प्लेज गो अ लॉन्ग वे इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। तो जो भी न्यूज़ वो लोग सुनते हैं ना, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। यहाँ तक कि लोग जो डिस्कशन सुनते हैं, अलग अलग नेताओं के बीच जो डिस्कशन होते हैं, जो नाटक प्ले किए जाते हैं, वो भी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मैनी फिल्म्स कैरी सोशल, इकोनॉमिक एंड इवन पॉलिटिकल मैसेजेस। तो कई सारी ऐसी फिल्म भी बनती है जिसके अंदर बहुत सारे सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैसेज दिए जाते हैं। फिल्म्स ऑल्सो हाईलाइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय जनरल पब्लिक। और फिल्म के अंदर ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स भी दिखाई जाती है जो आम जनता को फेस करनी पड़ती है, तो उससे भी हमें पता चलता है, ठीक है। वैसे जो धर्म होता है, तो ज्यादातर जो धर्म है वो सिखाते हैं भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कि नफरत फैलाने को सिखाएगा, ऐसा। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, वो बुक्स भी हमारे माइंड को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, कई हद तक, ठीक है, काफी हद तक ऐसा होता है। स्कूल्स और कॉलेजेस जो होते हैं वो हमें फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, राइट। हमारे अंदर एक अच्छी सोच डेवलप करते हैं, तो हमें एक एनलाइटन सिटीजन्स बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसा काम करती है। तो जो पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस है ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, इसके अंदर पब्लिक ऑफिसेस होती है, मतलब जितने भी अलग अलग पोस्ट होती है ना, सरकारी बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती है, उसी के ऊपर तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम करती है पूरी, है ना। जैसे इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करती है, प्रोग्राम डिक्लेयर कर देती है कि भाई हम लोग इलेक्शन में जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। तो पार्टीज लोगों को हेल्प करती है सोचने में, नेशनल और लोकल इश्यूज के बारे में सोचने में हेल्प करती है। मीटिंग करके वो लोग बताते हैं, फिर अपना पार्टी मैनिफेस्टो बताते हैं, तो उससे उनको पता चलता है अच्छा पूरे देश में ये वाला चीज आने वाला है, ये लोकल इशू पे इन लोग ने ये करने वाले हैं, ऐसा। वॉलेंटरी एसोसिएशंस, कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं जो किसी के दबाव में आके नहीं, या फिर अपने तरफ से ही वो लोग काम करते हैं देश के लिए। एवरी कंट्री हैज अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलेंटरी। हर कंट्री में ना बहुत सारी ऐसी वॉलेंटरी एसोसिएशन होती है, ऐसा ग्रुप होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे काम करते हैं, अलग अलग इश्यूज के बारे में। जैसे कोई कल्चरल हो गया, कोई रिलीजियस या फिर इकोनॉमिक एसोसिएशंस होती है, तो अलग अलग एसोसिएशन है, वो अलग अलग टॉपिक पे काम करेगी। मान लो कोई इकोनॉमिक एसोसिएशन है तो वो बिजनेस के बारे में काम करेगी, नौकरी के बारे में बताएगी कुछ। कोई कल्चरल एसोसिएशन है तो वो हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में ज़्यादा
जागरूकता फैलाएगी, इस तरह से। These associations through street plays, processions and rallies, meetings contribute in the formulation of public opinion। सारी जो एसोसिएशन है, जो भी अलग अलग इश्यूज के बारे में समझती है, बोलती है, तो वो कैसे आम जनता की तरफ वो नॉलेज लेके जाएगी। हो सकता है वो लोग, है ना, प्रोसेशन निकालें, रैली निकालें, मीटिंग्स करें, प्रोटेस्ट मार्च करें। इन सब से आम जनता के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है, आम जनता एक ओपिनियन फॉर्म करती है। अब बात करते हैं बच्चों रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। अब जो इंडिया है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग जाति के, अलग रिलीजन के, है ना, तो हमारे विचार भी अलग होंगे हर टॉपिक को लेकर, हमारी जरूरतें अलग होंगी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उनमें झगड़े हो सकते हैं। डिफरेंसेस इन रिलीजन, इन रीजन, रेस एंड रिलीजन समटाइम्स डिवाइड पीपल इनटू ग्रुप्स। इन सब ये अलग अलग चीजें हैं, इसके वजह से लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं और इससे देश की एकता पे, देश की शांति पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, प्लस झगड़े भी बढ़ने लगते हैं, गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे देश के अंदर। कुछ ही कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानेंगे। अभी लेटेस्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवर एंड डैम्स। सो वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया में है वो हर लेवल तक पहुंच चुका है, यहाँ तक कि सोसाइटी के हर सेगमेंट के अंदर ये पहुंच चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, सब रीजन्स हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट, कास्ट, इंडिविजुअल, फार्मर्स। तो वाटर को लेकर हर एक इंसान, हर एक राज्य, इनमें कोई ना कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। In countries with a federal structure of power, conflicts over the distribution and usage of water during different times of the year are a constant source of tension। कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, तो उस कंट्री में भाई जो पूरा पानी है वो पानी किसको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कौन यूज करेगा, है ना। अलग अलग टाइम पे, जैसे गर्मी का सीजन है तो उस टाइम पे पानी की कमी हो जाती है, राइट। तो उस टाइम पे कौन से राज्य को कितना पानी मिलेगा, कौन सी नदी का पानी किसको कितना मिलना चाहिए, ये एक हमेशा का एक टेंशन बना रहता है। अब आप सोचो कि सर ये फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब जब कोई भी देश है वो अपनी पावर जो है, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। जैसे मेन पावर तो सेंटर के हाथ में रहेगी, लेकिन उसने काफी सारी पावर राज्यों में बांट दी है। तो जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया में जो कावेरी रिवर है, इसका काफी बड़ा झगड़ा चला आ रहा है बहुत पहले से, ठीक है। ये किसके बीच में है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बीच ये जो डिस्प्यूट है वो है। इसमें जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर का भी डिस्प्यूट है, जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये चार जो राज्य हैं, इनको लेकर झगड़ते रहते हैं, कोई ना कोई चीज होती है ना। ये इश्यूज जो हैं वो इन स्टेट्स के अंदर, इन स्टेट्स में जो इशू है, इसके वजह से टेंशन काफी क्रिएट हो जाती है लोगों के बीच में। द रवि बेस रिवर, रवि बीस वाटर्स इज बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। तो जो रवि बीस का जो पानी है उसको लेकर जो झगड़ा है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में है। अब इसके अंदर एडिशनली राजस्थान भी शामिल हो चुका है। फिर वाटर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आखिर वाटर कॉन्फ्लिक्ट कहां से होता है, पानी को लेकर झगड़ा कहां से होता है, पानी की कमी के वजह से, है ना। पानी अनलिमिटेड तो है नहीं, तो स्कैसिटी ऑफ वाटर है, इसीलिए झगड़ा हो जाता है। कॉज्ड बाय फॉल्टी वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक से वाटर मैनेजमेंट हो नहीं रहा, उसी वजह से झगड़े होने लगते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट। तो ज्यादातर जो रिवर्स है वो, जैसे ये एक रिवर है तो ये इस राज्य में से भी जा रही है, इस राज्य में से भी होके जा रही है, यहां से भी होके जा रही है। तो ये तीन राज्य हैं, ए, बी और सी। तो ये तीनों राज्य ना कि भाई हमारे यहाँ पे पानी मिलना चाहिए, हमारी दिखोड़ी है। ये लोग बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ से, क्योंकि रिवर हमारे यहाँ से जा रही है। ये लोग बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ पे फार्मर बहुत ज्यादा है तो हमें मिलना चाहिए। इस तरह से अलग अलग राज्य झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ना तीन रीजन बताएं कि कौन सा कारण है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, वाई गिव रीजन फॉर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। रीजन, आपको रीजन देना है कि क्यों वाटर को लेकर झगड़े होते हैं इंडिया में, है ना। तो एक रीजन ये है, द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर
विथ रिस्पेक्ट टू मैनी इंटरस्टेट वाटर का यूज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और वाटर को कितना कंट्रोल किया जा रहा है। इंटरस्टेट रिवर है ना, जैसे कि एक रिवर है वो अलग अलग राज्य में से होके जा रही है तो वो इंटरस्टेट रिवर हो गई। रिवर वैलीज हैं, उनको लेकर झगड़े होते रहे। एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ सच अ वाटर सोर्स। अब इस तरह की जो नदी है उसको लेकर जो भी एग्रीमेंट किया गया है ना कि भाई हमारे बीच में ये एग्रीमेंट किया, तो वो एग्रीमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लोगों को है। फिर का एग्रीमेंट कैसा हुआ था, कौन कंट्रोल कितना करेगा, तो इन सब कुछ हुआ था, उसके बारे में भी झगड़े होते रहते हैं कि नहीं नहीं एग्रीमेंट के हिसाब से ही तो ये होना चाहिए, आप लोग तो ऐसा कर रहे हो ऐसा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच एग्रीमेंट, एनी सच एग्रीमेंट और इन द लेवी ऑफ एनी वाटर रेट। अब इस तरह का जो एग्रीमेंट बन गया है तो इसको इम्प्लीमेंट करने में भी कई बार झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। और वाटर किस रेट पे किसको कितना मिलना चाहिए उसको लेकर भी झगड़ा हो जाता है। तो ये अलग अलग 3 रीजन है जिसको लेकर वाटर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं बेटा, माइनॉरिटीज। ऑल सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी हैव द फ्रीडम टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर। तो जितने भी नागरिक हैं प्रोटेक्ट करने का हक है। नो वन कैन बी परसिक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। तो किसी भी सिटीजन को ऐसा नहीं कि भाई वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, किसी जाति को, किसी कास्ट को या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता है, सिर्फ इसी के वजह से उसके ऊपर अत्याचार किया जाए या फिर उसको मारा जाए, उसको हटाया जाए। तो ये परसिक्यूट करना नहीं होना चाहिए। परसिक्यूट करना मतलब क्या, उसके ऊपर अत्याचार करना। ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज वेदर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और अदरवाइज हैव टू रिसाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिविजुअलिटी। तो हमारे देश में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, कि लैंग्वेज वाले हों या फिर कोई भी हो, तो उन सबको इक्वल अधिकार है ना, दे हैव इक्वल राइट्स कि वो देश के अलग अलग इलाके में रह सकते हैं और वो अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो जिस धर्म को मानते हैं, जिस कास्ट को मानते हैं, जिस तरह से रहते हैं वो रह सके। डेमोक्रेसी कैन सक्सीड पीसफुल मैनर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर अगेंस्ट देम। तो डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब लोगों को ना इस सिस्टम पे विश्वास होगा। अब भले ही हमारे भी डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन आप अपने डिसएग्रीमेंट को पीसफुली सबके सामने रखो और ये सोचो कि जो सरकार फैसले ले रही है वो फैसले क्या है, कैसे हैं, उसके बारे में पूरा नॉलेज लो। फिर जाके आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करो, उसको सपोर्ट करो, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट प्रोटेस्ट करना मत स्टार्ट कर दो ऐसा। ओनली देन विल अवर डेमोक्रेसी बी एबल टू फंक्शन एट इट्स बेस्ट। जब सिटीजन्स इस तरह से सोचने लगेंगे तभी जाके हमारे देश की फिर कहीं की भी डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर पाएगी। ऑलराइट बच्चों, तो ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। डेमोक्रेसी मीन्स दैट ऑल द ब्लैंक आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। क्या होगा, गवर्नमेंट, कल्चर, सिटीजन या मीडिया? चलो आप ट्राई करो, ठीक है। आई होप आपने आंसर टिक कर दिया होगा। तो राइट, सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी फॉलोड इज व्हाट? प्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ऑथोरिटेरियन या रिजिड? कम ऑन, टिक योर आंसर। तो रियल आंसर है, राइट आंसर है ये रिप्रेजेंटेटिव। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स द राइट टू व्हाट? एजुकेशन, वोट, एग्जाम या गवर्नमेंट? Come on, choose your answer carefully. Okay, the right answer is vote. A group of parties combining to form a government is called what? Opposition, authoritarian, coalition या presidential? So the right answer is coalition. Okay. अब यहां पे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस तो आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। पार्टी मैनिफेस्टो क्या होता है, कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोग वोट नहीं करते, है ना, वो उसमें हमने देखा था कहां पे है, 3 रीजन जिसकी वजह से लोग वोट नहीं करते। ओ कम ऑन, आई थिंक मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हो कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से एक आम इंसान वोट करने नहीं आता। या तो वो लेजी फील करता है, या तो उसको लगता है यार मेरे वोट से होगा ही क्या, या तो उसको लगता है यार इतने सारे लोग हैं मेरे एक वोट से क्या हो सकता है।
या फिर उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर व्हाट राइट्स डू माइनॉरिटीज हैव इन डेमोक्रेसी, तो लास्ट वाला जो पैराग्राफ था ना माइनॉरिटीज का, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। मैंने जितना भी हो सकता था उतना समझाने का ट्राई किया बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना आपके डाउट्स। ठीक है, कहीं पे आपको लगे कि यार ये ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर आपके कोई सजेशन भी प्लीज आप दे देना, ताकि हम लोग अगला वीडियो और भी अच्छा बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।